नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस टॉपिक में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे और ये जो आपका टॉपिक दिया गया है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दरअसल ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी वैकेंसी आए उसके लिए 2 जो आपके विषय होते हैं वो कॉमन रहते हैं। एक तो यूपी जीके और दूसरा कंप्यूटर। लगभग ये कंप्यूटर सभी में डाला गया है। अर्थात जो ये 35 अंकों का विषय है, ये टोटल सिलेबस है, ये कॉमन है। चाहे आपका वीपीओ की परीक्षा होने वाली हो, जूनियर असिस्टेंट का हो या फिर मंडी परिषद में जो 130 पोस्ट आई थी, 130 प्लस पोस्ट आई थी या फिर कोई अन्य पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए ये 2 टॉपिक्स कॉमन रहते हैं, ठीक है? तो इनमें कंप्यूटर को उठाओगे जब आप, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भी कई सारे चैप्टर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं और ये बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं। इनसे संबंधित जो भी एमसीक्यूज़ होंगे, उनको आज से हम लोग कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, अगर आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आप लगाना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट की श्रृंखला मिल जाएगी और इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो भी इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप इसको जॉइन करते हैं तो बहुत सारे नए-नए क्वेश्चन्स हैं जिनसे आप परिचित हो पाएँगे, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसको ज़रूर जॉइन करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। कह रहा है कि एआई का पूरा रूप क्या है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वास्तव में? इससे संबंधित कुछ सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं एआई को। सबसे पहले मुझे बताओ ये है क्या? तो आप बताओगे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एआई की शुरुआत कब हुई? शुरुआत तो आप बताओगे 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, दशक में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका तात्पर्य क्या है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। अर्थात हम कह सकते हैं कि कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, इसे ही कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर से ध्यान दो, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुरुआत कब से मानी जाती है? 1950 से। और एआई है क्या? तो कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता को ही हम एआई कहते हैं। अच्छा, ये 1950 के दशक से शुरू हुई तो कोई ना कोई इसका जनक होगा। बोलो भाई, एआई का जनक कौन है? तो आप बताओगे जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत जगहों पर होता है। अगर हम आजकल इसके अनुप्रयोग की बात करें, तो इसका प्रयोग होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसका प्रयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में, इसका प्रयोग होता है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अन्य जगहों में भी इसका आजकल प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अपने आप में काफ़ी विस्तृत विषय है, बहुत बड़ा विषय है। ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, बहुत बड़ा विषय है, तो इसके कई सारे सब फ़ील्ड होते हैं। इसके कई सारे सब फ़ील्ड या हम कहें उपक्षेत्र होते हैं। कुछ उपक्षेत्र हैं, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ोगे थ्योरी में, तब इसके सारे के सारे जितने उपक्षेत्र हैं, मैं उनकी चर्चा करूँगा। लेकिन अभी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एनएलपी। एनएलपी क्या है? इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ये भी आपके टॉपिक में दिया गया है। आपके टॉपिक में दिया गया है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। इसके अलावा आपके टॉपिक में दिया गया है डीप लर्निंग, ठीक है? और भी कई सारे इसके सब फ़ील्ड होते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके जो भी वीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएँ होती हैं, सबके लिए अनिवार्य हैं ये टॉपिक्स। मशीन लर्निंग को आपको डिटेल में पढ़ना है, मशीन लर्निंग के ही अंतर्गत आपको डीप लर्निंग को पढ़ना है और इन सबको किसके अंतर्गत पढ़ना है? एआई के अंतर्गत। यानी अगर एआई शुरू हुआ, तो फिर ये सारे के सारे चैप्टर्स एक ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाएँगे। अच्छा, एक शब्द और सुना होगा आपने, जेनरेटिव एआई। इससे संबंधित जितनी भी एआई से संबंधित जितनी भी शब्दावलियाँ हैं, सबकी एक-एक लाइन की कम से कम परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है जेनरेटिव एआई? दरअसल ये एक प्रकार का या हम कहें यह एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही है।
बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जेनरेटिव एआई। कहाँ पर इसका प्रयोग होगा? जो मूल कंटेंट होता है, मूल कंटेंट को बनाने में, साथ ही साथ किसी भी डेटा का सृजन करने में इसका प्रयोग होता है, या फिर टेक्स्ट में, इमेज में, साथ ही साथ कोई भी संगीत का अगर आप सृजन करते हो, तो वहाँ पर जेनरेटिव एआई की उपस्थिति होती है, ठीक है? ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का पूरा नाम पूछा गया है, आप बताओगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाओगे, ध्यान दो, कह क्या रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका लक्ष्य इंसानों को अधिक बुद्धिमान बनाना होता है। अधिक बुद्धिमान बनाना इंसानों को नहीं होता है। इंसानों की ही तरह मशीन को बुद्धिमान बनाना होता है। पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना होता है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षा में सुधार होता है, लेकिन थोड़ा-सा और आगे बढ़ो। क्या इससे सुटेबल उत्तर और भी कोई है? ऑप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। ये ज़्यादा सही होगा। सी पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चूँकि हमें केवल एक ही चूज़ करना है और जो सबसे बेस्ट हो आंसर, हमें उस तक पहुँचना है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? मशीनों को इंटेलिजेंट बनाता है। तो मशीनें ऐसी विकसित करना इसका लक्ष्य है जो क्या हों? मनुष्य की तरह ही बुद्धिमान हों। नेक्स्ट देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक का नाम बताओ, और आपने अभी पढ़ा था जॉन मैकार्थी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? मैंने अभी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखाएँ बताई थी। कौन-कौन सी बताए थे? इसके सब फील्ड मैंने आपको कहा था एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैंने आपसे कहा था मशीन लर्निंग, ठीक है? मैंने आपसे कहा था डीप लर्निंग। और भी कई सारे फील्ड हैं, जैसे एआई अपने आप में एक बहुत वृहद है, विस्तारवाद क्षेत्र है। इसके अलावा आप जब पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत मशीन लर्निंग को पढ़ोगे, फिर मशीन लर्निंग के ही अंतर्गत आप डीप लर्निंग को भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन-सी है? आप बताओगे मशीन लर्निंग, ठीक है? अब देखो, मैं मशीन लर्निंग के पास चलता हूँ। मशीन मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग वास्तव में क्या है? तो ध्यान दो, यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है मशीन और दूसरा दूसरा है लर्निंग। गौर करना, एक है मशीन, दूसरा है लर्निंग। मशीन का मतलब क्या है? मशीन का मतलब कोई मशीन हो सकती है, और मशीन का मतलब कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है? कंप्यूटर या फिर मशीन। तो कंप्यूटर या फिर मशीन ये लर्न करती है कैसे? इंसानों की तरह। यानी कंप्यूटर या मशीन इंसानों की तरह खुद से सीख सकती है, खुद में सुधार कर सकती है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मशीन लर्निंग। तो ध्यान रखें, मशीन या फिर कंप्यूटर इंसानों की तरह खुद से सीख सकती है, और साथ ही साथ खुद में सुधार कर सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मशीन लर्निंग। और ये मशीन लर्निंग किसके अंतर्गत का उपक्षेत्र आता है? ये आता है एआई के अंतर्गत का, ठीक है? एआई है, एआई के बाद आप पढ़ोगे मशीन लर्निंग को, और मशीन लर्निंग के बाद आप पढ़ते हो डीप लर्निंग को। तो ये मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो, ये सारे के सारे किसके उपफ़ील्ड हैं, सब फ़ील्ड हैं? आप बताओगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट में और आपको बताता हूँ, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, मैंने अभी आपको क्या बताया? मशीन लर्न करती है इंसानों की तरह, ठीक है? तो मशीन लर्निंग वास्तव में होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, अर्थात हम कहें मशीन लर्निंग, ये क्या करता है? ये मशीन को मनुष्य की तरह मनुष्य की तरह सोचने, समझने और और सीखने में सक्षम बनाता है। सीखने में सक्षम बनाता है। ये होता है मशीन लर्निंग। सिंपल सी परिभाषा समझो। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मशीन को किसकी तरह सीखने, समझने और सोचने में सक्षम बना रहा है। यही है मशीन की तरह, ओह सॉरी, मनुष्य की तरह, ठीक है? अब देखो, मैं 2-3 बातें और आपसे साझा करता हूँ। मुझे बताओ, मशीन लर्निंग के क्या प्रकार भी होते हैं? क्या मशीन लर्निंग के कुछ प्रकार भी होते हैं? आप बताओगे हाँ, होते हैं। तो कौन-कौन से प्रकार होते हैं? 3 मेजर प्रकार याद रखना, हालाँकि 4 हैं। सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग भी होता है, लेकिन इसमें से आपको 3 याद रखने हैं जो जो कि आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं।
ठीक है? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सुपरवाइज़्ड लर्निंग। ये क्या होता है? अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है? अनसुपरवाइज़्ड अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, ये क्या है? तीसरा है सेमी सुपरवाइज़्ड लर्निंग, ये क्या है? बोलो भाई। चौथा है रीइन्फोर्समेंट रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, ये क्या होता है? आओ इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सुपरवाइज़्ड लर्निंग को उठाओ। सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, ठीक है? सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, ये क्या है? तो ध्यान दो, जो लेबल डेटा होता है, बात समझना, लेबल डेटा का प्रयोग आम तौर पर किसके लिए किया जाता है? का प्रयोग मशीन को, ध्यान देना, लेबल डेटा का प्रयोग मशीन को मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें एक शब्द आया, ये लेबल डेटा, ध्यान दो। इन शब्दों को पकड़-पकड़ के चलो और एक-एक शब्द को, हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो ये लेबल डेटा क्या होता है? मैंने कहा मशीन लर्निंग क्या है? मैंने कहा कि लेबल डेटा का प्रयोग जो होता है वो मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, ठीक है? अब मुझे बताओ ये लेबल डेटा क्या है? इसे क्या कहते हैं? दरअसल यह एक इनपुट डेटा होता है। इनपुट डेटा होता है। इनपुट जो किया जाने वाला डेटा है वही होता है। अच्छा फिर क्या होता है? इस डेटा को एनालाइज़ करके सिस्टम आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करता है। सिस्टम आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करता है। ध्यान दो। अब इसका सीधा-सा अर्थ समझो। भविष्यवाणी करता है। ध्यान दो। इसका मतलब क्या है? इस शब्द को पकड़ो। कह रहा है सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग। सुपरविज़न में मशीन सीख रहा है। मतलब समझो, सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? मशीन लर्निंग यानी सीख रहा है या सीख रही है, किसकी उपस्थिति में? किसी की सुपरविज़न की उपस्थिति में। किसकी सुपरविज़न में? तो आप बताओगे लेबल डेटा, जो भी इनपुट दिया जाएगा उसकी उपस्थिति में मशीन सीखती है और फिर डेटा को एनालाइज़ करके सिस्टम आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करता है। अर्थात हम अगर आपसे पूछें कि सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग किस पर आधारित होती है? तो आप क्या बताओगे? सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग ये किस पर आधारित होती है? तो आप बताओगे यह आधारित होती है निगरानी पर। किसी के सुपरविज़न में निगरानी होती है। यूँ ही सिंपल नहीं सीख सकती है कोई मशीन। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ टीचर का, टीचर और स्टूडेंट का। गौर करना, ये है अध्यापक और ये है छात्र, ठीक? ये है स्टूडेंट और ये है टीचर। अब मुझे ये बताओ, जब भी कभी स्टूडेंट सीखेगा तो किसके सुपरविज़न में सीख रहा है? ये सीख रहा है अध्यापक के सुपरविज़न में। यानी एक छात्र टीचर की निगरानी में रहकर चीज़ों को सीखता है, ठीक उसी प्रकार ये जो सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग है, मशीन सीखती है लेबल डेटा के सुपरविज़न में। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग क्या है? सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है, जो किसी के सुपरविज़न में रह के सीखती है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ आपको। ये आप हो, ठीक है? और ये है आपका एक दोस्त। ये दोस्त अभी कुछ नहीं जानता है समाज में। ये तक नहीं जानता है कि किसे पेन कहा जाता है, पेन क्या होता है? बिल्कुल अनाड़ी है, ये समझ लो। किसे पेन कहा जाता है, किसे शर्ट कहा जाता है, बस इसने शर्ट पहन रखी है, इसको नाम भी नहीं पता है। तो ये आप इसको सिखाते हो कुछ दिखा के, जैसे इसे केला के बारे में भी नहीं पता है, केला किसे कहा जाता है, सेब किसे कहा जाता है, कुछ नहीं पता है। तो आप इसको दिखाते हो कि भैया ये देखो ये लंबा-सा पेन होता है, ठीक है? तो ये किसके सुपरविज़न में सीख रहा है? ये सीख रहा है आपके सुपरविज़न में। ठीक उसी प्रकार सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग ये, हाँ, लेबल डेटा के सुपरविज़न में सीखती है। जैसे एक छात्र टीचर के सुपरविज़न में या टीचर की निगरानी में रहकर चीज़ों को सीखता है। वहीं अगर आप इसकी बात करोगे सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग की, तो ये 2 प्रकार का होता है। सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है? और ये 2 प्रकार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनकी परिभाषाएँ भी। सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग 2 प्रकार के कौन-कौन से होते हैं? एक होता है रिग्रेशन
और एक होता है वर्गीकरण। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी वापस आप क्वेश्चन में आओ। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, कौन-सी है? आप बताओगे मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के मैंने प्रकार आपको बताए। अब आगे चलो, कौन-सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग कौन-सा है? पढ़ो। यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद करता है। नहीं। भाषा समझ, समस्या समाधान, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कह रहा है टेक्स्ट एनालिटिक्स और एनएलपी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग हैं। हाँ, ये सही है। अब देखो टेक्स्ट एनालिटिक्स और एनएलपी होता क्या है? टेक्स्ट एनालिटिक्स, सबसे पहले मैं एनएलपी की बात कर लूँ। एनएलपी, एनएलपी का पूरा नाम होता है नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। अब मुझे बताओ ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है? तो आप बताओगे यह एआई का एक उपक्षेत्र होता है, सब फील्ड होता है। अच्छा, ये क्यों बनाया गया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? तो आप बताओगे यह कंप्यूटर को मानव भाषा, ध्यान देना, जो मानवीय भाषा होती है, कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने में सक्षम बनाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सीधा-सा अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने में सक्षम बनाना। एक शब्द है टेक्स्ट एनालिटिक्स, एनालिटिक्स। ये क्या होता है? तो टेक्स्ट एनालिटिक्स का सीधा-सा अर्थ होता है, ध्यान देना, यह है लिखित या फिर बोली जाने वाली भाषा का का विश्लेषण करना, इसके अलावा और साथ ही साथ समझने की प्रक्रिया है। तो आपसे अगर पूछा जाए टेक्स्ट एनालिटिक्स क्या है? तो लिखित रूप से और बोली जा सकने वाली भाषा का विश्लेषण करना और एक समझने की सतत प्रक्रिया है टेक्स्ट एनालिटिक्स। अच्छा, टेक्स्ट एनालिटिक्स कंप्यूटर को दरअसल मानवीय भाषा को समझाने और व्याख्या करने में ये मदद करता है। ध्यान दो, ये जो टेक्स्ट एनालिटिक्स है, मैं टीए लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। यह कंप्यूटर को कंप्यूटर को जो मानवीय भाषा को समझाने और व्याख्या करने में मदद करता है। अब देखो इसका अनुप्रयोग कैसे होता है। जैसे सपोज़ करो टेक्स्ट एनालिटिक्स, उसका विश्लेषण करना। जैसे सपोज़ करो मेरे चैनल का नाम है केडी क्लासेस, ठीक? ये मेरा चैनल है। मैंने अभी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ चल रही, ठीक है? गौर करना। मैंने अभी हाल ही में 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई और आप सभी लोगों ने इसको परचेज़ भी किया और इसको अटेम्प्ट भी किया, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़ थी, मैं इसकी समीक्षा करना चाहता हूँ कि आखिर आपका ओपिनियन क्या है? क्या ये आपके लिए सहायक थी या फिर नहीं सहायक थी? मैं चाहता हूँ कि मैं इसका, हाँ, इसकी समीक्षा करवाऊँ। तो समीक्षा में आप लोग 2 तरह के रिव्यू दोगे। या तो आप सकारात्मक कहोगे सकारात्मक कहोगे कि हाँ, बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, या फिर आप नकारात्मक बातें करोगे, ठीक है? कि समय बर्बाद कर दिया, ये वो फलाना-ढिकाना। 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आप सकारात्मक टेस्ट सीरीज़ के लिए रहोगे या फिर आप नकारात्मक। अब इसे एक बड़ी कंपनी के रूप में देखो। मान लो केडी क्लासेस बहुत बड़ी कंपनी है। हालाँकि अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो हाँ, इसमें इस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया। कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इसने प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इसके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, वो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसके बाद कंपनी चाहती है कि वो उसका रिव्यू करे। क्या हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी स्थिति में जब कस्टमर रिव्यू करता है, तो सकारात्मक भी करता है और नकारात्मक भी करता है। ध्यान देना, जब भी कभी सकारात्मक आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में रिव्यू करोगे, तो फिर कुछ शब्द होते हैं, जैसे बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सकारात्मक में, मैं सकारात्मक की बात कर रहा हूँ। आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, बहुत बढ़िया। आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो, बहुत उत्कृष्ट, लाजवाब, ठीक है? इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो। जब भी कभी आप नकारात्मक दोगे रिव्यू अपना,
तो फिर आप निराश हो जाओगे, निराशा का भाव होगा, आप खराब लिखोगे या फिर बैड वगैरह-वगैरह जो भी नकारात्मक कमेंट्स हो सकते हैं, आप वो लिखोगे। तो अब मुझे बताओ कोई भी कंपनी है, इतने सारे अगर हमारे पास कमेंट्स आ जाएँगे, तो क्या हम पढ़ पाएँगे? कोई बड़ी कंपनी है, जिसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, उसके पास जब बहुत सारे रिव्यूज़ आ जाएँगे, तो क्या कंपनी का ओनर होगा, वो इनको सबको पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। ऐसी स्थिति में जो टेक्स्ट एनालिटिक्स होता है, वो एक सिस्टम पैटर्न की भावनाओं को तलाशता है। जैसे ये एक सिस्टम पैटर्न है। इन शब्दों को पकड़ता है, अगर ये शब्द उसे मिलते जाएँगे, तो वो फिर सकारात्मक समीक्षा में उसका डेटा फ़ीड होता जाएगा और अगर इन शब्दों को वो पकड़ता जाएगा, तो फिर वो नकारात्मक डेटा में या नकारात्मक समीक्षा में डेटा फ़ीड होता जाएगा। तो ऐसे काम करता है टेक्स्ट एनालिटिक्स। कुल मिला के जो टेक्स्ट एनालिटिक्स है, वो एक सिस्टम पैटर्न और भावनाओं की तलाश करते हुए समीक्षा का स्वचालित रूप से विश्लेषण करता है। बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक? ठीक है, वापस आ जाओ। मैंने क्या कहा टेक्स्ट एनालिटिक्स में? मैंने कहा टेक्स्ट एनालिटिक्स कंप्यूटर को मानवीय भाषा को समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। कौन-सी मानवीय भाषाएँ? ये सारी, ठीक है? हाँ, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग बताओ, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, छठा नंबर। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 5 श्रेणियों में, ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और ये जो 3 श्रेणियाँ हैं, एक कहा जाता है सेंसिंग, एक कहा जाता है रीज़निंग और तीसरा कहा जाता है क्रिया। ये 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? आप बताओगे 3 3 नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वाँ निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? केवल कार्यक्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है, ना ही केवल क्षमताओं के आधार पर, ये किया जाता है क्षमता और कार्यक्षमता दोनों के आधार पर। आओ देखो, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्गीकरण किस-किस आधार पर? क्षमता और कार्य क्षमता, क्षमताओं और कार्यात्मकता और कार्यात्मकता, ठीक है? कार्यात्मकता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। देखो, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एआई को जब भी कभी आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब भी कभी आप एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्षमता के आधार पर आप जब वर्गीकरण करते हो तो फिर जब वर्गीकरण करते हो तो आम तौर पर इसके 3 वर्गीकरण होते हैं। गौर करना, फिर से समझो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्षमता के आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। कौन-कौन से हैं? एक कहा जाता है वीक एआई, कमज़ोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एआई, मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा है आपका सुपर एआई, ठीक? ये जो वीक एआई है, इसी को कहा जाता है नैरो एआई। ये बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? कि नैरो एआई किसे कहा जाता है? तो ये 3 ऑप्शंस दे देगा, 1 ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज़। तो आंसर होगा आपका वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई को कहा जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस याद रखिएगा और सुपर एआई है। अब इसमें एक-एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये देख लो कि जो ये इसका वर्गीकरण था, ये तो मैंने आपको क्षमता के आधार पर बता दिया। अब देखो, कार्यात्मकता के आधार पर इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, समझो। कार्यात्मकता के आधार पर कार्यात्मकता के आधार पर वर्गीकरण। कार्यात्मकता के आधार पर जब आप इसका वर्गीकरण करते हो, तो प्रतिक्रियाशील प्रतिक्रियाशील मशीन, एक तो आपका ये प्रकार है, सीमित स्मृति और साथ ही साथ आत्म जागरूकता, इन भागों में आप इसका वर्गीकरण करते हो। मैं आता हूँ वीक एआई में, इसको समझो ज़रा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। वीक एआई ये होगा वीक, कमज़ोर वाला होगा, है ना? वीक एआई
इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नैरो एआई, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 3-4 बातें आप याद रखोगे। कौन-कौन सी बातें? वीक एआई का मतलब क्या है? कमज़ोर है। एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कमज़ोर है। अर्थात जिसमें सोचने-समझने की जो क्षमता होती है, वो कैसी होती है? सीमित होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है सोचना-समझना, किसके आधार पर? मनुष्यों की तरह। लेकिन इनकी जो सोचने-समझने की क्षमता होती है वीक एआई की, वो कमज़ोर होती है। अर्थात हम इसमें क्या लिखेंगे? सोचने और समझने की कार्यक्षमता इनकी सीमित होती है। बात समझ पा रहे हो? और मुझे बताओ इनकी सीमित होती है। सीमित का मतलब जो टास्क दिया जाता है, उसी टास्क के बारे में ये सोच पाते हैं और इसके अलावा ये कुछ अलग से अपनी हरकतें नहीं कर पाते हैं। और जब इनकी कार्यक्षमता सीमित होगी, तो मुझे बताओ क्या इस प्रकार की जो एआई होगी, ये अपने आप को अपडेट कर पाएगी, अपग्रेड कर पाएगी, बढ़ा पाएगी? नहीं। एक कोई व्यक्ति है, मान लो ये है, ठीक? ये एक कोई स्टूडेंट है। गौर करना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कोई छात्र है, एक टीचर से ये पढ़ रहा है, उसने कुछ बातें इसको बता दी, ठीक? अब ये जो छात्र है, इसको इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ें बताई गई हैं, अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें उनमें ऐड करे और एक नया मैटर तैयार करे अपनी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, जैसे आप ही हो, ठीक है? लेकिन ये करता क्या है, ये केवल और केवल उनके द्वारा बताई गई बातें ही स्वीकार करता है। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी सोचने-समझने की कार्यक्षमता है, सोचने-समझने की क्षमता है, वो निश्चित कार्यों तक ही सीमित है। अर्थात ये क्या जब ये चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहा है, तो क्या ये एग्ज़ाम हॉल में जाके अपने आप को सुपीरियर घोषित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अपने आप को कुल मिला के अपने आप को सुपीरियर घोषित करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करते रहो, ठीक है? अपडेट करते रहो। तो कहीं न कहीं वीक एआई या हम कहें नैरो एआई इसमें सोचने-समझने की कार्यक्षमता सीमित होती है या हम कहें सीमित कार्यों तक ही होती है, सीमित कार्यों तक होती है और मुझे बताओ जब सीमित कार्यों तक होगी, तो क्या ये अपने आप को जो वीक एआई है ये अपग्रेड कर पाएगी? नहीं। इसीलिए इसीलिए ये अपने को अपग्रेड नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। देखो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, आप इसको हाँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए और ये जो मैं फैक्ट्स लिख रहा हूँ, ये आपके कथन में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी एआई है, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाती है? तो आप बताओ, आपके ऑप्शन में दिया होगा नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या फिर सुपर एआई। तो आप बताओगे यही है नैरो एआई, ठीक है? क्यों? क्योंकि सोचने-समझने की कार्यक्षमता इनके पास सीमित कार्यों तक होती है। अच्छा, चूँकि अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, सीमित सोच पाते हैं, इसीलिए इन्हें वीक एआई कहा जाता है। वीक एआई कहा जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो हमारी? ठीक है? और चूँकि ये वीक एआई कहा जाता है, तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स होंगे, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मैंने कहा, आपने नाम सुना है फेशियल रिकॉग्निशन का? इसका जो काम है वही करेगा। फेस को रिकॉग्निशन करना है, फेस को पहचानना है, तो केवल फेस को ही पहचानेगा। ये जो उदाहरण है, ये नैरो एआई का उदाहरण है। जैसे मैं आपसे कहूँ स्पीच रिकॉग्निशन। ये जो स्पीच रिकॉग्निशन है, ये किसको पहचानता है? केवल और केवल आवाज़ को। क्या स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो भी होगा, वो फेस को पहचान पाएगा? ना। फेस वाला क्या स्पीच को पहचान पाएगा? नहीं। तो फिर ये एक सीमित कार्य करते हैं, अर्थात ये अपने आप को अपग्रेड भी नहीं कर पाते हैं, जैसे गूगल सर्च। गूगल सर्च, ये भी क्या है? ये भी नैरो एआई का ही उदाहरण है। जैसे आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, एलेक्सा अमेज़न का। ये भी वीक एआई का उदाहरण है। जैसे सेल्फ जो ड्राइविंग कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये भी वीक एआई के ही उदाहरण हैं। अब आ जाओ मैं बात कर लूँ स्ट्रॉन्ग एआई का। स्ट्रॉन्ग एआई का। ये स्ट्रॉन्ग एआई को एक नाम और दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक? अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या हम कहें स्ट्रॉन्ग एआई है, ये अभी तक इसकी मात्र और मात्र जो डेवलपर होते हैं, वो कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पना की जा रही है, अभी अस्तित्व में नहीं है, ठीक है? लेकिन कल्पना ये कर रहे हैं कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एआई को हम डेवलप कर लेंगे, तो ये एक ऐसी एआई होगी जो मनुष्य की तरह मनुष्य की तरह सोचेगी, उसे
समझेगी जैसे मनुष्य समझता है वैसे ही ये समझ सकेगी, साथ ही साथ जैसे मनुष्य सीखता है वैसे ही ये सीखने में सक्षम होगी और इस प्रकार की फिर एआई को कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एआई और या फिर आप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी इसे कहोगे। एक और है, मैंने आपसे कहा सुपर एआई। ये सुपर एआई क्या होता है? ये जो सुपर एआई होता है ये भी अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एआई के डेवलपर्स हैं, उनकी कल्पना है। यह भी अभी तक कल्पना है, हकीकत में ये तब्दील नहीं हुआ है। हकीकत में केवल और केवल वीक एआई ही तब्दील हुआ है, ठीक है? अच्छा इसकी ख़ासियत क्या होगी? इसकी ख़ासियत ये होगी कि ये सोचने, समझने, सीखने, इनमें सब में ये मानव से भी आगे होगा। मानव से भी कई गुना आगे होगा, कई गुना आगे। अब ऐसी स्थिति में ये जब मानव से भी कई गुना आगे होगा तो कई सारे डेवलपर्स की ये आशंका है कि जिस दिन हम सुपर एआई तक पहुँच गए, उस दिन ये मानव जाति के लिए खतरा होगा। मानव जाति के लिए ये खतरा हो सकता है। जैसे आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें रोबोट के पास संवेदनशीलता आ जाती है और फिर वो तहस-नहस मचाना शुरू कर देता है। तो ये मानव जाति के लिए खतरा बताई जा रही है सुपर एआई, ठीक है? तो ये 3 मैंने आपको इसके टाइप्स बता दिए, क्षमता के आधार पर इनका वर्गीकरण वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई में किया जाता है। तो हाँ, किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया जाता है? क्षमताओं के आधार पर भी और कार्यात्मकता के आधार पर भी। बात समझ गए? अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी तकनीक है जो एक डेटाबेस पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और नए डेटा पर भविष्यवाणियाँ करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है? गौर करो, अभी-अभी मैंने आपको पीछे बताया था यही बात और जब आप एक बार डिटेल में कंप्यूटर वगैरह को पढ़ लोगे ना, तो सारे क्वेश्चंस आपके हल होंगे। देखो, इसको एक-एक शब्द पकड़ो और तोड़ो इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी है, गौर करना, जो डेटाबेस पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग, ठीक? डेटाबेस पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करती है और नए डेटा पर भविष्यवाणियाँ तय करने की पहचान करती है। समझो, मैंने आपको एक बताया था मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग और मैंने वहाँ आपको पीछे बताया था सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग बताया था। इसमें मैंने कहा था लेबल डेटा होता है, इसमें फिर इस लेबल डेटा के माध्यम से कोई मशीन सीखती है और फिर वो अपना आउटपुट देती है। यही तो मैंने बताया था। तो फिर से ये पढ़ो, वही चीज़ कह रहा है, बस केवल और केवल शब्द बदल दिए हैं। डेटाबेस पर मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए, नए डेटा पर भविष्यवाणियाँ करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली कौन-सी तकनीक है, जो डेटा से सीखती है, डेटाबेस से प्रशिक्षित होती है और फिर भविष्यवाणियाँ देती है यानी कि आउटपुट देती है। आप बताओगे यही है मशीन लर्निंग, ठीक है? ये बात समझ पाए आप? हाँ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, कौन-सा मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम का सामान्य प्रकार नहीं है? मैंने आपको क्या बताया था मशीन लर्निंग में? 3 बताए थे। एक तो मैंने बताया था सुपरवाइज़्ड लर्निंग, बोलो भाई। और दूसरा मैंने बताया था सुपरवाइज़्ड लर्निंग और तीसरा बताया था मैंने रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज़्ड का मतलब देखो यहाँ यहाँ मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको 3 बताए थे। मैंने आपको बताया था सुपरवाइज़्ड लर्निंग, ठीक है? मैंने आपको बताया था अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, फिर मैंने आपको बताया था रीइन्फोर्समेंट रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। बोलो भाई, ये ठीक? सुपरवाइज़्ड का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं पर्यवेक्षण। इसको कहते हैं बिना पर्यवेक्षण की का सीखना, बिना पर्यवेक्षण के सीखना, किसी के पर्यवेक्षण में सीखना या बिना पर्यवेक्षण के सीखना। और तीसरा मैंने कहा था रीइन्फोर्समेंट यानी कि इसको कहते हैं सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण से सीखना। अब यहाँ पर आओ पर्यवेक्षित सीखना, बिना पर्यवेक्षित सीखना, सुदृढ़ीकरण भी है, निर्णय सीखना ये गलत है, ये नहीं है। ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, ठीक है? तो 9वीं का सही उत्तर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखो 10वां, निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करके परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है? बताओ भाई, त्रुटि के माध्यम से कौन-सा सीखता है? सुपरवाइज़्ड है, अनसुपरवाइज़्ड है, रीइन्फोर्समेंट है या फिर उपरोक्त सभी है? ये होगा रीइन्फोर्समेंट। देखो,
मैंने आपको सुपरवाइज़्ड भी बताया, मैंने आपको सुपरवाइज़्ड बता चुका हूँ मैं, पीछे देख चुके हो आप। सुपरवाइज़्ड का मतलब मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आप हो, आपका दोस्त है, आपका दोस्त कुछ नहीं जानता है लेकिन आप उसे सिखा रहे हो। तो ये आपका दोस्त किसके माध्यम से सीख रहा है? आपके माध्यम से, यानी आपके सुपरविज़न में सीख रहा है। जैसे एक छात्र है, एक स्टूडेंट है सॉरी एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट किसके सुपरविज़न में सीख रहा है? टीचर के। तो सुपरवाइज़्ड हो गया अर्थात कोई भी मशीन डेटा लेबल की उपस्थिति में सीखती है। अब आ जाओ अनसुपरवाइज़्ड में। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। ये क्या होता है? अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। इसमें जो भी मशीन होती है, अनसुपरवाइज़्ड मतलब बिना किसी सुपरविज़न के, जो भी मशीन होती है, मशीन बिना किसी निगरानी के चीज़ों को सीखती है, चीज़ों को सीखती है। अब आ जाओ अपने वही दोस्त के पास। अभी आप इसको बार-बार बता रहे थे, मित्र ये होता है पेन। लेकिन एक समय ये आया कि जब ये हल्का-फुल्का सीख गया, तो फिर अब आपको इसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये अपने आप और चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा। जैसे टीचर ने एक समय तक आपको गाइड किया, अब टीचर की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। अब एक समय बाद ये निर्णय खुद लेने लगेगा, स्वयं सीखने लगेगा। अर्थात अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में मशीन बिना किसी निगरानी के चीज़ों को सीखने लगती है। जब आप इसके प्रकार पढ़ोगे जब आप इसके प्रकार पढ़ोगे तो आपको 2 प्रकार अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग के मिलते हैं। एक तो मिलता है क्लस्टरिंग और दूसरा मिलता है एसोसिएशन। इन दोनों की परिभाषाएँ आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने आपको बताया रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग यानी कि हिंदी में बोले तो सुदृढ़ीकरण सीखना। अर्थात मुझे ये बताओ, ये क्या है? तो आप बताओगे, यह ऐसी लर्निंग तकनीक है जिसमें एजेंट को ध्यान दें, एजेंट को रिवार्ड भी दिया जाता है और साथ ही साथ उसे पेनाल्टी भी लगाई जाती है। रिवार्ड और पेनाल्टी लगाई जाती है। अच्छा, अब मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब भी कभी एजेंट सही काम करेगा सही काम करेगा, तो फिर इसे रिवार्ड दिया जाता है। लेकिन जब भी कभी एजेंट गलत काम करेगा गलत काम करेगा, तब इसे पेनाल्टी लगाई जाती है। ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ, कब इसे पेनाल्टी लगाई जाती है? अर्थात मुझे ये बताओ कि ये किस आधार पर काम कर रहा है? ये काम कर रहा है फीडबैक के आधार पर। अर्थात फीडबैक के आधार पर यह फीडबैक के आधार पर लर्निंग है। यानी किस पर डिपेंड है? फीडबैक आधारित लर्निंग है, जो एजेंट अपने आप सीखता है और इस लर्निंग की खास बात ये होती है कि इसमें एजेंट अपने आप सीखता है, ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या है? सीखता तो है अपने आप और सीख तो अपने आप वहाँ भी रहा था सुपरवाइज़्ड लर्निंग में। लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि ये गिरते-पड़ते सीखता है। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक? छोटा बच्चा है ये। जैसे ये है छोटा बच्चा, अब इसने किया क्या? ये अभी चलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है। तो अब ये पहले चलेगा, चला, फिर ये गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, तो इसे पेनाल्टी दे दी पृथ्वी ने, इसको चोट लगी। लेकिन फिर ये धीरे-धीरे अपनी फिर सीखा, हिम्मत इसने बढ़ाई, फिर ये चलने लगा और इसके बाद एक समय ये आता है कि जब इसको रिवॉर्ड मिल जाता है कि ये खड़ा होके चलने लगता है। तो ये अपनी ही गलतियों से सीख रहा है। बात समझ पा रहे हो? और इसे ही कहा जाता है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। यानी कि रीइन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? सुदृढ़ीकरण क्या होता है? ऐसी लर्निंग तकनीक है जिसमें एजेंट अपनी ही गलतियों से सीखता है, खुद को इम्प्रूव करता है अर्थात गलती करने पर उसे पेनाल्टी लगाई जाएगी और रिवॉर्ड दिया जाएगा उसके सही काम करने पर। अर्थात ये जो लर्निंग होती है वो फीडबैक के आधार पर हाँ, निर्णय करती है। यानी फीडबैक पर आधारित एक लर्निंग को रीइन्फोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। ठीक है? वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वीं का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है? तो ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूरे करवाऊँगा। ये इसका पार्ट 1 है।
और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना होगा। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलते-चलते मॉक टेस्ट की श्रृंखला अगर आपको जॉइन करनी है वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर एनरोल कर सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।